दीपू चंद्र दास ने सिर्फ इतना कहा था, ब्लास्फेमी सुनिए कि ईश निंदा कैसे हुई है। उसने ये कहा था कि भगवान सारे एक ही हैं, भगवान में अंतर नहीं है, सारे भगवान एक जैसे और सारे ही सुप्रीम बीइंग हैं, ये उसने कहा। अब ये ब्लास्फेमी है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर अल्लाह के साथ किसी को भी एसोसिएट करना ये शिर्क है। बांग्लादेशियों को निकालने के लिए तो एनआरसी आनी थी, अब ये एसआईआर से कैसे निकाले जाएंगे? ये एसआईआर में तो बहुत सारे हमारे यहाँ अपने जो लोकल लोग हैं, जो हिंदूज हैं, उनके भी नाम नहीं है, लाखों करोड़ों में लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। तो एसआईआर कब से ये हथियार हो गया बांग्लादेशियों को निकालने का? तो अगर एसआईआर हथियार है तो एनआरसी क्या था, मुझे बताइए। जिन्होंने 30 लाख बंगाली मारे, 30 लाख बंगाली मारे, 10 लाख बंगाली औरतों का बलात्कार किया, 1 लाख से ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा हुए, जो बलात्कार पाकिस्तान आर्मी ने किया था वहां पे, और उनके साथ मिल करके जमात इस्लामी ने किया था। उनको आज वो गले लगा के बैठे हुए हैं। आप हमसे कहते हैं यूएन क्या कर रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रहा है, और क्रिश्चियन के साथ होता तो ऐसा होता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है क्या दीपू चंद्र दास के ऊपर? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है? नहीं बोले। पिछले 1.5 साल से हिंदुओं के ऊपर जितना उनका जनसंहार हो रहा है, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं क्या? आप चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप बोले, इलॉन मस्क बोले, यूएस कांग्रेस बोले, यूएस सेनेट बोले, हमारे जो लोग हैं वो नहीं बोलेंगे भाई। जब हमारे खुद के लीडर नहीं बोल रहे तो वो क्यों बोलने जाएंगे? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो एनआरआईज हैं, जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमको पेपल या पेट्रियन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें पेट्रियन पे सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में डिफेंस ऑफेंस के। आज हम बांग्लादेश के ऊपर 2-3-4 डिस्कशंस हैं जो हमें करने बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के ऊपर कई सारी बातें की जा रही हैं कि इंडिया को बांग्लादेश में इंटरवीन क्यों नहीं करना चाहिए, एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जी ये अमेरिका चाहता है कि हम बांग्लादेश में जाएं और रशिया की तरह जो है यूक्रेन जैसी एक लंबी लड़ाई में हम फंस जाएं, और रशिया की तरह जो है हम भी बैंकरप्ट होने लग जाएं, ये थ्योरी दी जा रही है। फिर दूसरे कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि जी वेदर जो है ना, मौसम इस समय, वो वेदर आप देखिए और बांग्लादेश की टेरिटरी देखिए, वहां का टेरेन देखिए, वहां पे जिस तरह की नदियां हैं, पहाड़ हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं वो समझा रहे हैं कि हमें क्यों कुछ नहीं करना चाहिए इस समय। और लोग सुन भी रहे हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक एस्पेक्ट ये भी डिस्कस करेंगे, हमारा जो अभी तक का जो रिएक्शन रहा है एज अ स्टेट, वो कैसा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर से आने लग गया है, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि पिछले 1.5 साल में स्टार्टिंग के 2-3 महीने जब रजीम चेंज हुआ तो वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, और फिर उसके बाद 3 महीने बाद बंद हो गया। लगभग 1.25 साल तक वहां पे कोई हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हुआ, और फिर जब ये दीपू चंद्र दास वाला जब इंसिडेंट हुआ या उस्मान हदी की मौत हुई है, तो उसके बाद अचानक से फिर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया है। क्योंकि हम तो बात नहीं करते उसके ऊपर, और हम अगर बात करें तो फिर सवाल उठते हैं कि भाई आप क्यों ये सवाल उठा रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आपको क्या मालूम है, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक तैयार किया जा रहा है, आगे आपको आइडिया ही नहीं है कुछ। और तीसरा कि उस्मान हदी की मौत में जो इंडियन रोल बताने की कोशिश की जा रही है कि जी नाम वो अननोन गनमैन वाला जो एक एस्पेक्ट देने की कोशिश की जा रही है, जिसपे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। इंडिया ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, जितना इंडियन स्टेट की समझ मुझे है कि उस्मान हदी जो कि नोबडी है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, अगर आप ओवरऑल पॉलिटिक्स में देखिए, ठीक है वो यूथ है, वो बहुत अच्छा भाषण देता है, उसके भाषण सुन करके कुछ लड़के जो है, कुछ यूथ जो है वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो वैसे तो हमारे यहाँ भी बड़े बड़े नेता हैं जो कि जब खड़े होते हैं देने के लिए स्टेज पे, तो उनके व्यूज जो है मिलियंस में जाते हैं, उनको सुनने के लिए हजारों लोग आ भी जाते हैं सड़कों पे। लेकिन वही यूथ जब वोट देना होता है तो उनके पास नहीं होता है, जमानतें जब्त होती हैं उनकी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि पॉलिटिकली नोबडी है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, उसको मरवा करके अपने खिलाफ एक माहौल बनवाना, ये कोई भी सेंसिबल स्टेट नहीं करेगा। और ये पाकिस्तान ने इसको मरवाया है, और क्यों मरवाया है मैं आज आपको उसके रीजंस भी दूंगा। चौथा एक बात करेंगे कि दीपू चंद्र दास के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि भाई इसने ब्लास्फेमी की है, प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है, और हमारे यहाँ तो भारत में भी सड़कों पर नारे लगते हैं कि मनसब नबी फख्तुलहू, की भाई जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करे उसकी गर्दन काट दो, ठीक है। और ये हदीस कोट की जाती है कि भाई ये तो हदीस का फरमान है, यानी कि जो रिलीजियस हमको ड्यूटी दी गई है
कि भाई हमको तो ये करना ही करना है। जब इस्लामिक स्कॉलर्स चाहते हैं, जहां पे वो मेजोरिटी में होते हैं उसको वो कह देते हैं कि नहीं हदीस सही है, जहां पे माइनॉरिटी में होते हैं वहां पे इस्लामिक स्कॉलर कह देते हैं कि जी नहीं ये तो जो हदीस जो है ना ये ऑथेंटिक नहीं है, ये डिस्प्यूटेड हदीस है। तो ये भी एक अलग डिबेट है, उस पर हम आज नहीं जाएंगे। तो उनसे एक रिपोर्ट आई है, जांच की है, रैपिड एक्शन बटालियन जो है बांग्लादेश की, उसने जांच की। उसने जांच में ये लिखा है कि दीपू चंद्र दास जो था इसको उसके मैनेजर ने हैंडओवर किया उस मॉब को, जो मॉब उसको मारने आई थी। और दीपू चंद्र दास ने सिर्फ इतना कहा था, ब्लास्फेमी सुनिए कि ईश निंदा कैसे हुई है। उसने ये कहा था कि भगवान सारे एक ही हैं, भगवान में अंतर नहीं है, सारे भगवान एक जैसे और सारे ही सुप्रीम बीइंग हैं, ये उसने कहा। अब ये ब्लास्फेमी है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर अल्लाह के साथ किसी को भी एसोसिएट करना ये शिर्क है। आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जीसस क्राइस्ट और अल्लाह एक जैसे है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये नहीं है। ठीक है, ये गांधी जी को पसंद हो सकता है, बट जो इस्लामिक थियोलॉजी है उसमें ये शिर्क है, गुनाह अजीम है कि भाई आप अल्लाह के साथ किसी को कैसे मिला सकते हैं, आप अल्लाह के साथ किसी की बराबरी कैसे कर सकते हैं। तो जो मॉब थी, उस मॉब का जो जस्टिस है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, जिसको यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बड़े बड़े लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पॉलिटिशियन तो नहीं करेंगे। एक चीज तो ये हो गई। इतने के ऊपर उस इंसान को अपनी जान देनी पड़ी और उसको हैंडओवर करने वाले उसके अपने मैनेजर थे, बिकॉज उनको ये पता था कि अगर हमने इसको हैंडओवर नहीं किया तो ये मॉब हमको भी मार देगी। अगर मैं आपको बहुत रिसेंट एग्जांपल दूं, श्रीलंका का एक मैनेजर था वहां पे पाकिस्तान में, वहां पे मेरे ख्याल से शायद सियालकोट की घटना है ये। वहां पे वो जहां तक मेरा ख्याल है शायद सियालकोट की घटना है। तो वहां पे ये घटना हुई थी कि वो श्रीलंका का मैनेजर था, वो एक फैक्ट्री में उसने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप लोग दिन में इतनी लंबी लंबी छुट्टियां लेके जाओगे, आपके 8 वर्किंग आवर्स हैं, 8 वर्किंग आवर्स में आप 3 बार नमाज पढ़ने जाते हो और 1-1 घंटे नमाज पढ़ते हो। तो अगर आप 8 में से 3 घंटे नमाज पढ़ रहे हो, सिर्फ 5 घंटे काम कर रहे हो, तो हम आपको सैलरी किस बात की दे रहे हैं? विच इज वेरी जस्टिफाइबल आर्गुमेंट जो कि वो कर रहा था। इसके ऊपर वहां पे एक भीड़ खड़ी हुई और उसने उसको जिंदा जला दिया था, जैसे दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है, उसको जिंदा जला दिया वहां पे पूरी मॉब ने मिलकर के। और वहां पे भी जो फैक्ट्री के ओनर्स थे और जो वहां के मैनेजर्स थे उन्होंने भी उसको हैंडओवर कर दिया था, सिर्फ इतनी सी बात में कि भाई उसने ये क्वेश्चन किया। तो ये जो ब्लास्फेमी है ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में ये एक बहुत वैलिड रीजन है। आप ब्लास्फेमी के नाम पे, नबी के नाम पे, आप जिसको चाहो उसको जिंदा जला दो, जिसको चाहे उसको आप मार दो। इंडिया में कोई भी मुसलमान, आप मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े मौलवी हैं, इतने बड़े बड़े जो आलिम है हमारे यहाँ पे, इनमें से कोई बाहर आकर के ये नहीं कह रहा है कि ये ब्लास्फेमी का लॉ गलत है। क्यों? ब्लास्फेमी तो भाई आप डिनाउंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो शरीयत में लिखी हुई है, वो कुरान का हिस्सा है, शरीयत में लिखा हुआ है। जो कुरान में लिखा हुआ है वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो अल्लाह का फरमान है। तो उसको आप नहीं चेंज कर सकते, तो फिर क्या करिएगा आप? देन यू बी बेटर प्रिपेयर्ड। ये हमारी वास्तविकता है, जिस वास्तविकता में हम आज यहाँ जी रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि चलिए ठीक है, उस मॉब ने उसको जला दिया, 7 लोगों को, किसी रैपिड एक्शन बटालियन जो भी है, इसने जो है उनको उठा करके 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसको जलाने वाले क्या सिर्फ 7 लोग थे? वो वीडियो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, मतलब जिसमें उसको जला रहे हैं, सिर्फ 7 लोग थे उसमें। बाकी लोग खड़े होकर के नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं और चीयर कर रहे हैं उस घटना को, क्या वो उसमें संलिप्त नहीं है? और ये जो भी 7 लोग हैं, इनका क्या भविष्य होगा? आज गए, 10 दिन बाद वापस आ जाएंगे। सो हमको एज ए स्टेट, इंडियन स्टेट, वहां आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं, आपके खिलाफ बड़ी बड़ी वहां बातें हो रही है। मैं आज इंडिया टीवी पे एक डिबेट में था शाम को, वहां पे मैंने ये बातें कही। मैंने कहा भाई हमारा रिस्पॉन्स क्या है? वो तो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कहते जी हम SIR से के थ्रू जो इन बांग्लादेशियों को बाहर निकाल रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं, इस वजह से भी नफरत बढ़ रही है। अब ये एक नया आर्गुमेंट आया है। मैंने कहा कि बांग्लादेशियों को निकालने के लिए तो NRC आनी थी, अब ये SIR से कैसे निकाले जाएंगे? ये SIR में तो बहुत सारे हमारे यहाँ अपने जो लोकल लोग हैं, जो हिंदूज हैं, उनके भी नाम नहीं है, लाखों करोड़ों में लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। तो SIR कब से ये हथियार हो गया बांग्लादेशियों को निकालने का? तो अगर SIR हथियार है तो NRC क्या था, मुझे बताइए। उसका भी कोई डेटा आज तक तो अवेलेबल हुआ नहीं कि भाई हमने इतने लाख या इतने करोड़ बांग्लादेशियों को NRC के थ्रू बाहर निकाल दिया है। हम वो तो जो करना है वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। वहां पे तो वो उस्मान हदी के नमाज जनाजा में जो लाखों का मजमा उठा है, लोग टीवी डिबेट्स में बैठ के कह रहे हैं भाई हम तो अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वहां मेजोरिटी तो जो है वो हमसे प्यार करने वाली है। ये जो लाखों की तादाद में जो भीड़ है उस्मान हदी की जो नमाज जनाजा में आई है, ये आपसे प्यार करने वाले लोग हैं। ये वीडियो है एक मौलाना का, ये आया था वहां पे उस्मान हदी के नमाज जनाजा में। ये कह रहा है कि वो कोई सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, हमको इस्लामी शरीयत चाहिए बांग्लादेश में। आप ये वीडियो देखिए। কোনো তাগুতি শক্তির কোনো কিছু হবে না দেশে, একমাত্র আল্লাহর আইন চলবে দেশে, কোনো তাগুতের আইন দেশে চলবে না।
প্রকাশ্যে দিবালোকে মানুষকে হত্যা করে পরে বলে যে মিলন আমার মক্কেল তো নির্দোষ। এই ব্রিটিশ হতে যতদিন বিচার ব্যবস্থা থাকবে এদেশের মানুষের কোনোদিন উন্নত হবে না। আল্লাহর আইন ছাড়া সৃষ্টির আইন দিয়ে মানুষকে কোনোদিন মুক্তি দেওয়া যায় না। আল্লাহর আইনে মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে। কোনো তাগুত, কোনো কাফের মুশরিকের আইন কোনোদিন মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর আইন মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে, ঠিক কিনা? আমরা চাই না কোনো কুকুরের মন্ত্র, আমরা চাই না কোনো সেকুলার গণতন্ত্র, আমরা চাই ইসলামী তন্ত্র, আমরা চাই আল্লাহ রসুলের আদর্শ। কোনো কাফের মুশরিকের আদর্শ আমরা চাই না। কোনো ডেমোক্রেসি চাই না আমরা। ডেমোক্রেসির প্রতিষ্ঠাতা একজন কুলাঙ্গার, সে ছিল একজন মুসি। পৃথিবীতে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতন এত বিশ্ব মহামানব থাকতে আমরা কেন মুসির আদর্শ অনুসরণ করবো? আমরা তো মুসলমান, আমাদের রক্ত ভাই, সহ্য হয় না ভাই। আমরা ভারত কেন দেশে আধিপত্য বিস্তার করবে এই কিছু কুলাঙ্গারের জন্য? ভারতের কোনো দালাল এদেশে থাকতে পারবে না। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, যারা এই সার্বভৌমত্বকে ভালোবাসে, তারাই এদেশে থাকবে, তারাই এদেশের সুসন্তান। কোন কুলাঙ্গার এই দেশের মাটি কোনোদিন আর কিছু করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। देखा आपने, हम डिल्यूजन में जीने वाले लोग हैं। हम डिल्यूजन में जी रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो पूरा मीडिया आप उठा के देख लीजिए, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात पे लगा हुआ है कि हमको बांग्लादेश अच्छी तरह से। मोहम्मद यूनुस गड़बड़ है, मोहम्मद यूनुस। अरे यार, मोहम्मद यूनुस को पॉपुलैरिटी किसने दी हुई है? वो रूल कैसे कर रहा है? बांग्लादेश की आवाम नहीं चाहती है और वो सत्ता कर रहा है, सत्ता पे बैठा हुआ है। कोई कॉमन सेंस होनी चाहिए किसी बात की। आप कहते नहीं वो एक स्मॉल ग्रुप है, मतलब एक स्मॉल ग्रुप शेख हसीना को भगा सकता था, उसके घर पे कब्जा कर सकता था, उसको अपनी जान बचा करके भागना पड़ा नंगे पांव। और मेजोरिटी जो है वो यूनुस से नफरत करती है, लेकिन यूनुस सत्ता में भी है। कमाल का लॉजिक देते हैं। मतलब कोई कहे कि यार अपनी अकल को हाथ मारो, थोड़ा इतिहास ही उठा के पढ़ ले। 1905 से लेकर के आज तक का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। 1905 से लेकर के आज तक का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। आपको एक ही चीज मिलेगी कि सबसे ज्यादा हिंदू हेट्रेड ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में थी। लॉर्ड कर्जन ने जब डिवाइड किया बंगाल को, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो किस ग्राउंड पे किया गया था? उसी हेट्रेड के नाम पे किया गया था। क्योंकि जो मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज थे जो ईस्ट बंगाल के थे, वो नफरत करते थे वेस्ट बंगाल की जो मेजोरिटी हिंदू एरियाज थे उनसे, उन हिंदुओं से। हिस्ट्री में लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि मेजोरिटी वहां पे आपसे मोहब्बत करती है, आपसे प्यार करती है। जिन्होंने 30 लाख बंगाली मारे, 30 लाख बंगाली मारे, 10 लाख बंगाली औरतों का बलात्कार किया, 1 लाख से ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा हुए जो बलात्कार पाकिस्तान आर्मी ने किया था वहां पे, और उनके साथ मिल करके जमात इस्लामी ने किया था। उनको आज वो गले लगा के बैठे हुए हैं। उन्होंने माफ कर दिया 30 लाख अपने बंगाली भाई बहने, उनके बलात्कार हत्याएं वो सब उन्होंने माफ कर दी। किस नाम पे? मजहब के नाम पे। कि मुसलमान ने 10 लाख मुसलमान औरतों का रेप किया ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से 2-4 लाख तो हिंदू औरतें भी थी, और उसमें 2-4 लाख मुसलमान भी थे, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है? मुसलमान ने 30 लाख मुसलमान मारे ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको माफ कर दिया। ईरान इराक वॉर हुई, 10 लाख से ज्यादा बंदे मारे एक दूसरे के, इराक और ईरान ने। किसी मुसलमान के पेट में दर्द नहीं हुआ। फिलिस्तीन में अगर 40,000 मर जाते हैं तो पूरी दुनिया में तमाशा खड़ा हो जाता है। वो एक दूसरे को माफ करने को रेडी है। वो दुनिया के सबसे वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को माफ करने के रेडी है आपस में। आपके दिमाग में गलतफहमी बैठी हुई है। आप कहते हैं कि नहीं साहब, हमने तो 1971 में ये किया, हमने वो किया, ये तो नमक हराम लोग हैं, ऐसे लोग हैं। हमेशा से थे। जब पाकिस्तान की मूवमेंट चल रही थी तो पाकिस्तान की मूवमेंट में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वोट पाकिस्तान बनाने के लिए किसने दिया था? क्या सिंध के लोगों ने दिया था? क्या पंजाब के लोगों ने दिया था? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दिया था? क्या बलूचिस्तान में बलोचों ने वोट दिया था उनको, मुस्लिम लीग को, पाकिस्तान बनाने के लिए? मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा वोट बंगाल में पड़ा था, बांग्लादेश में। भारत का विभाजन करने वाला जो देश था बांग्लादेश। आप इतिहास भूल चुके हैं। मैंने तो डिफेंस ऑफेंस मैंने 1.5 साल पहले कहा था कि आपका ईस्टर्न फ्रंट जो है वो एक्टिवेट होगा और आपके वेस्टर्न फ्रंट से ज्यादा परेशान करेगा। आपको सीना ठोकना, आपको मास्टर स्ट्रोक लगाने, आप लगाइए। आपको वाहवाही करनी है, करिए। सरकार की चाटुकारिता करनी है, करिए। लेकिन थोड़ा कभी कभार थोड़ा सच भी बोलिए। 1.5 साल से क्या हो रहा है? चलिए रेजिम चेंज हुआ, आपको पता नहीं चला, आपने कहा कि नहीं हमको पता था क्या हो रहा है, हमको पता था। अगर आपको पता था तो शेख हसीना को ऐसे इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे भागना पड़ा? इसका मतलब आपको नहीं पता था। समबडी वाज स्लीपिंग एट द जॉब, जिसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि 1.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल में क्या हुआ है बताइए? अगर ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई उस्मान हदी को तो भारत ने जो है लुढ़का दिया है, ये तो पाकिस्तान का एजेंडा, ये तो बांग्लादेशी चिल्ला रहे हैं। जमात इस्लामी को तो पॉपुलैरिटी इसी बात पे मिल रही है, और हमारे यहाँ बैठ के अगर आप ओन करते हैं कि नहीं भाई हमने किया है, तो ठीक है, बढ़िया, आप लोड कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉजिकली आप देखिए कि बीएनपी, आईएसआई को बीएनपी नहीं चाहिए पावर में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बीएनपी को वो उतना नहीं कंट्रोल कर पाएंगे जितना वो जमात इस्लामी को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज जमात इस्लामी एक तरीके से आईएसआई की एक्सटेंशन है। जमात इस्लामी के थ्रू ही आईएसआई पाकिस्तान के अंदर, आप 70 साल का इतिहास आगे देख लीजिए, पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, ये मत कहिए कि जमात इस्लामी को वोट नहीं पड़ता है। ये समझिए कि जमात इस्लामी को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5%, 10% वोट हर
कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। ये अलग बात है कि उनको 40% वोट कभी नहीं मिलता किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5% 10% वोट है उनका। अगर आप इन सबको ऐड कीजिए तो ये पूरे पाकिस्तान का 10% बनता है, यानी तकरीबन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ लोग बनते हैं जो उनके वोटर बनते हैं या उनकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए बनते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके हाथ में डंडे हैं, ये वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनसे गुंडागर्दी करते हैं। 1947 से पाकिस्तान आर्मी ने ये चीज बनाई हुई थी कि हमको जमात इस्लामी को पाल के रखना है, जमात इस्लामी ही हमारा एक तरीके से ये जो यूथ है, इन यूथ के बीच में हमको पेनिट्रेट करने के लिए जमात इस्लामी से अच्छा टूल नहीं मिलेगा जिसके हाथ में डंडा भी हो, जो मजहब के नाम पे मरने मारने के लिए भी तैयार हो। तो इस्लामिक छात्र शिविर जिससे निकले हुए ये सारे के सारे हैं, उस्मान हदी जैसे लोग और ये जितने भी 7 सिस्टर्स की बातें करते हैं, भारत को तोड़ने की बातें करते हैं, तो ये इस्लामिक छात्र शिविर किसकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है? जमात इस्लामी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो उनको लाना चाहते हैं पावर में कि जमात इस्लामी आए, और जमात इस्लामी की पॉपुलैरिटी बाय द वे जो 8% भी नहीं थी वो 25% में पहुंच गई है उस्मान हदी के मरने के बाद। सोचिए आप जरा, तारिक खालिदा जिया का जो बेटा है वो कह रहा हाँ मैं आ रहा हूँ, वो अक्टूबर में आ रहा था नहीं आया, फिर कह रहा मैं नवंबर में आऊंगा नहीं आया, फिर कह रहा दिसंबर में आ जाऊंगा 15 तारीख तक, 15 को भी नहीं आया, फिर 20 को आ जाऊंगा नहीं आया। फरवरी में चुनाव है, मिड फरवरी में 12 फरवरी को है मेरे ख्याल से, 12 फरवरी को चुनाव है, 2 महीने भी बाकी नहीं है, और वो अभी बांग्लादेश आया भी नहीं है। जो बीएनपी का लीडर खालिदा जिया तो वेंटिलेटर पे है, तो बीएनपी का जो लीडर है वो है ही नहीं। वो क्यों नहीं आ रहा है? वो उस डर से नहीं आ रहा है, उसको पता है कि वो आएगा तो उसको भी मारेंगे, यही आईएसआई मारेंगे उसको, और उसका भी इल्जाम फिर इंडिया के ऊपर डाला जाएगा कि इंडिया जो है यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है। देखो हमारे एक यूथ लीडर को मारा, अब खालिदा जिया के बेटे को भी मार दिया, वो मर गया तो फिर बीएनपी खत्म है फिर, क्योंकि ये तो परिवार वाली पार्टी है ना, चाहे वो शेख हसीना की पार्टी हो चाहे खालिदा जिया की पार्टी हो, तो बचेगा कौन? बचेगी जमात इस्लामी। तो इस हत्या का सबसे बड़ा फायदा जिसको हुआ है वो जमात इस्लामी को हुआ है, और फ्यूचर में भी जो फायदा होना है वो जमात इस्लामी को ही होना है। और ये जो शैम इलेक्शन कराए जा रहे हैं, एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि जी देखे वहां पे नाराजगी थी, शेख हसीना ने जो है बीएनपी को बैन करा दिया, शेख हसीना ने रिजर्वेशन करा दिया। ये वो लोग हैं जो फैक्ट से बिल्कुल हटके बात कर रहे हैं। भाई रिजर्वेशन तो शेख हसीना ने, जब उसको कहा गया ये चीज कि भाई लो बैक आ रहा है, यूथ नहीं पसंद कर रहा कि आप जो 1971 के जो फ्रीडम फाइटर थे आप उनको रिजर्वेशन के परिवार को दें, उन्होंने वापस ले लिया रिजर्वेशन का। ठीक है, शेख हसीना ने वापस ले लिया था वो रिजर्वेशन, हाई कोर्ट ने इसको दोबारा इंप्लीमेंट किया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको ये देना पड़ेगा, पिटीशन गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं इनको दीजिए रिजर्वेशन। तो शेख हसीना ने नहीं इम्पोज किया था जबरदस्ती, कोर्ट ने इम्पोज किया था। लेकिन आर्गुमेंट क्या दिया जाता है, नहीं शेख हसीना, अरे वो बीएनपी को जो है बैन कराते। भाई बीएनपी को शेख हसीना ने बैन किया था कि कोर्ट ने बैन किया था? जमात इस्लामी वालों को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, शेख हसीना ने थोड़ी बैन किया था। और अगर बीएनपी को बैन किया था तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था कि भाई तो फिर ये जो सो कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कराए जाने हैं फरवरी में बांग्लादेश में, तो ये कौन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जिनमें ये बैन होंगी? इनके जितने अलाइज थे वो बैन होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी जो है बांग्लादेश की वो बैन होगी, जमात इस्लामी और बीएनपी को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां बैन, या तो जमात इस्लामी होगी या उसकी अलाइज होंगी। अब आप सोचिए कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में कभी भी सत्ता में नहीं रही, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5%, 7%, 10% के बीच में ही खेलते रहे, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। तो जब भी पावर में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो वो एज अ बीएनपी की खालिदा जिया की जो पार्टी है उसके पिछलग्गू बन के, उसके एलाई बन के आए हैं, उसके छोटा भाई बन के आए कि भाई 10-15 सीटें मिली हैं तो वो लेकर के आ गए। आप सोच रहे कि वो पार्टी जो 5%, 10% वाली थी वो उसकी पॉपुलैरिटी 25% में जा चुकी है। तो 25% पे अगर वो खड़े हैं तो उनको कितना, और तो 15% और चाहिए, 15% पे वो पूरा बांग्लादेश स्वीप कर देंगे। सो ये जो सारा हमको समझाया जा रहा है कि वहां के लोग नहीं पसंद करते, वहां के लोग इसके खिलाफ हैं, तो ये 25% में पॉपुलैरिटी कहां से आई है? ये 25% बांग्लादेशी है कि नहीं है? और जो ये 25% के बाद जो बीएनपी वाले हैं वो भी तो आपके दोस्त तो है नहीं, क्योंकि इस समय आपके हिसाब से अवामी लीग से ज्यादा पॉपुलैरिटी बीएनपी की है, मैं मान लेता हूँ होगी। इसका मतलब तो ये अपने आप डेटा में ही ये चीज साबित हो गई कि जो मेजोरिटी है वो एंटी इंडिया आइडियोलॉजी के साथ खड़ी है। तो इसका बेसिस क्या है कि वहां की मेजोरिटी आपसे मोहब्बत करती है, वहां की मेजोरिटी जो है भारत के लोगों से बहुत प्यार करती है। तो हमको चुप नहीं होना चाहिए, हमको बात करती रहनी चाहिए, बोलना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे अमेरिका चाहता है कि आप घुस जाओ, आप मत घुसिए, मरने के लिए छोड़िए। 1.5 करोड़ हिंदू कीड़े मकोड़े ही तो है ना, इंसान तो है नहीं। आप हमसे कहते हैं यूएन क्या कर रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रहा है, अब क्रिश्चियन के साथ होता तो ऐसा होता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है क्या? दीपू चंद्र दास के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है? नहीं बोले। पिछले 1.5 साल से हिंदुओं के ऊपर जितना उनका जनसंहार हो रहा है, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं क्या? आप चाहते डोनाल्ड ट्रंप बोले, इलॉन मस्क बोले, यूएस कांग्रेस बोले, यूएस सेनेट बोले, हमारे
हमारे जो लोग हैं वो नहीं बोलेंगे। भाई जब हमारे खुद के लीडर नहीं बोल रहे तो वो क्यों बोलने जाएंगे? वो अपना इंटरेस्ट साध रहे हैं बांग्लादेश में, वो अपना इंटरेस्ट साध रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि रिटायर्ड डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूं मैं देख रहा था रिटायर्ड डिप्लोमेट्स टीवी में बैठ करके बोलते हैं कि ये रेजीम चेंज ऑपरेशन जो बांग्लादेश में हुआ है, जो आईएसआई ने किया है, बैक्ड बाय अ फॉरेन पावर। अब बताइए, अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा है, रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हुए 15-15 साल हो चुके हैं, उसके बाद अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिशियन नाम ले ले तो बताइए, रूलिंग पार्टी में या अपोजिशन में, दोनों में कोई अमेरिका का नाम ले ले, विदेशी ताकतें बोल देंगे, फॉरेन इंटरफेरेंस बोल देंगे, आपको क्या दिक्कत है? वो तो आपका नाम लेकर के बात करते हैं। रिलीजियस फ्रीडम पे हो, आपके यहाँ पे कास्ट के ऊपर हो, आपके यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो, आपके यहाँ पे डिस्पैरिटी इन इनकम हो, मतलब आप बताइए किस टॉपिक पे? हर टॉपिक पे वो आपके खिलाफ बात करते हैं, आपका नाम लेके बोलते हैं। आपके यहाँ पे तो कोई पॉलिटिशियन किसी पार्टी का, मतलब सांसद या विधायक तक उनका नाम नहीं ले पाता, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स नाम नहीं लेते उनका। तो जब आप उनका नाम नहीं ले सकते तो आप उनको काउंटर क्या करेंगे वहां पे? तो 1.5 साल से वही चल रहा है, दमादम मस्त कैलेंडर हो रहा है। जमात इस्लामी 5% से 25% में पहुंच गई है, और ऐसे ही चलता रहा तो 25 से 50 से पहुंच जाएंगे, फिर गेम ओवर। फिर आप आएंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब तक लाखों की तादाद में हिंदू मार दिए जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे, तब कुछ हो जाएगा तो कहेंगे देखिए हम तो कह रहे थे कि ये होने वाला है। मैं बोलता रहा हूँ 10 साल तक ये होने वाला, ये होने वाला, होने वाला, एक दिन हो जाएगा। देखो हम तो पहले से ही कह रहे थे कि होने वाला है। उसकी कॉस्ट इस 1.5 साल में, जब हम कह रहे थे कि आपको इंटरवीन करना पड़ेगा बांग्लादेश, करिए इंटरवीन, मिलिटरीली करना हो मिलिटरीली कीजिए, वरना आपके चारों तरफ ऐसा तमाशा शुरू होगा जो आपसे संभाले नहीं संभलेगा। उसकी कीमत आम भारतीय चुकाएगा, आम जवान जो भारतीय सेना में है वो चुकाएगा। और ऐसा नहीं कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी है। वो कहते हैं जी टेरेन और मौसम। जब बांग्लादेश बना था तो उस समय कौन सा महीना चल रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। बांग्लादेश का जब लिबरेशन हुआ था अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो ये जो मौसम के ज्ञानी बैठे हुए हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो समझा रहे हैं कि जी ये मौसम ठीक नहीं है उस टेरेन के हिसाब से, तो भाई साहब थोड़ा देख ले 1971 में कब आजाद हुआ था, हमने मिलिट्री इंटरवेंशन कब किया था, और क्या कहते हैं तैयारी कर रहे हैं। तो क्या 1.5 साल में तैयारी हो नहीं पाई अभी तक? फर्दर तैयारी करने की जरूरत है। बांग्लादेश के लिए हम तो 2 फ्रंट वॉर लड़ने वाले हैं ना, चाइना से भी लड़ेंगे, पाकिस्तान से भी लड़ेंगे, 2 फ्रंट वॉर की हम तैयारी कर रहे हैं। और बांग्लादेश के लिए हमको 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि इस पे व्यूज नहीं आते हैं, इस पे ये पॉपुलर व्यूज नहीं है, ये हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस हैं। वो पूछना वो हम छोड़ चुके हैं काम। हमारे यहाँ पे एनालिस्ट भी छोड़ चुके हैं, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट भी छोड़ चुके हैं। हमने वो इन सबको इकट्ठा करके इन सब की आहुति दे दी है। सो हमको ये समझना चाहिए, हम चाहते हैं, और मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को, एनालिस्ट को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो चाहते हैं कि हम बोले, आप बोलिए। मुझसे चाहते हैं कि मैं बोलूं, खुद नहीं बोलेंगे। खुद भी ये सारी बातें उनको परेशान करती हैं, खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन ये पॉपुलर व्यू नहीं है। तो पॉपुलर व्यू नहीं है तो पॉपुलर व्यू होगा तो पैसे आएंगे, पॉपुलर व्यू होगा तो वीडियो चलेगा, पॉपुलर व्यू होगा तो गवर्नमेंट से कुछ मिलने की उम्मीद है, पॉपुलर व्यू होगा तो फील गुड फैक्टर आएगा। वो बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं उनके प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है कि नहीं है? अपने फील गुड फैक्टर के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करें, आएंगे अब एक दिन। लेकिन हम सवाल उठाते हैं, उठाते रहे, आज भी उठा रहे। आप अच्छा करते हैं, हम आपको उसका क्रेडिट देते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी अफगान पॉलिसी को हम प्रेस कर रहे हैं कि नहीं, आपने अफगानिस्तान पॉलिसी आपने बिल्कुल सही की है, बिल्कुल नहीं सुनने की जरूरत है किसी और की। आप अफगानिस्तान में तालिबान अपने यहाँ क्या करते हैं नहीं करते हैं वो हमारा इशू नहीं है। वो अपनी और लड़कियों को स्कूल भेजे ना भेजे, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वो अपने यहाँ औरतों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, न बनाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, आप उसे डील कीजिए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान शुड नॉट गो आउट ऑफ इंडिया हैंड, वहां पे हम आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मुझे इफेक्ट करता है, क्योंकि वो मेरे रिलीजन के लोग, वो मेरे भाई बहन, और आप एक बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। आप बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी फॉरेन पावर आकर के आपके नेबरहुड में बैठ करके रेजीम चेंज कर दे, किसी दूसरी आपकी नेबर से मिल करके वहां पे जो चाहे वो ऑपरेशन करे, आपके खिलाफ पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करे, आपके खिलाफ वहां माहौल बनाया जाए, आपके खिलाफ वहां पे मतलब आपका जो सारा सिक्योरिटी अपैरेटस है उसको उसने धराशाही कर दिया है। वहां पे आपकी 70 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया है, और आप उसको करने दें, और आप उसके साथ पींगे बढ़ाएं। उसके बाद आपने वहां पे मन बढ़ाया तो उन्होंने फिर नेपाल में भी किया वो काम। कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा इस तरह के सेंटिमेंट जो है नेपाल में भी आपको बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो आप क्योंकि अलाउ कर रहे हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है कि भाई सामने वाला आपसे कैसे बर्ताव करेगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह का बर्ताव उसका आप बर्दाश्त करते हैं। अगर सामने वाला आपको गाली देता है, आप अगर उसको बर्दाश्त करते हैं तो वो आपको गाली देगा। तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो आए और आपके नेबरहुड में एरियाज को अब्यूज करें, वहां पे आकर के अपने गेम्स खेलें। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है वो एक अलग टॉपिक है पूरा, चाहे चिटागोंग हिल्स
में हो या बाकी एरियाज में उधर हो, वो बहुत स्ट्रांग है। ये भिखमंगे कुछ नहीं है उनके सामने। ये बहुत चिल्ला रहे हैं, ये गर्मी 2 दिन में शांत हो जाएगी, 48 घंटे में शांत हो सकती है। लेकिन क्या हम रेडी हैं? क्या हम उस चीज के लिए तैयार है? क्या वो विल पावर हमने अपने यहाँ पे डेवलप कर ली? मुझे नहीं लगता है, और करना आपको पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपना डिससेटिस्फैक्शन और मैं अपना जो ऑब्जेक्शन है वो मैं रजिस्टर करना चाहता था। आई डोंट वांट टू गो इनटू हिस्ट्री कि आप बोले नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ही हो रहा था और आप बोले नहीं, आपने गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्वेश्चन नहीं किया। मैंने किया है क्वेश्चन, आप भी कीजिए। और हमने कोई गाली गलौज नहीं की है, हमने आपसे सवाल पूछे हैं, आप जवाब दीजिए। अगर आपको जवाब देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। और हमारे जो देखने वाले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट जरूर करें। चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चलेगा। हमारी माताएं बहनें भाई जो एनआरआईज हैं वो भी पेपल और पेट्रियन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक जरूर कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ताकि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वो सहमति भी और लोगों तक पहुंचे। ज्यादा नहीं, किसी भी 1 या 2 व्यक्ति के साथ जो आपको लगता है कि जिसको ये वीडियो देखना चाहिए उसका जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।